देखो, जैसा कि 30 पार्ट में चल रहा था कि शनिचर जो था, तो वो प्रधान बन गया था। लेकिन सबको ये बात पता थी कि प्रधान सिर्फ़ नाम के लिए था, सब कुछ वैद्य जी के हाथों में था। तो शनिचर ने जैसे कि एक दुकान खोल ली थी जिसमें बैठने के लिए जगह भी नहीं थी और फिर भी मतलब वो दिखाता था कि मैं प्रधान हूँ, तो लोग बोलते थे कि भाई प्रधान तो तुम रहे नहीं, नाम के हो और तुम हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें हर एक चीज़ के लिए परमिशन वैद्य से लेनी पड़ती है। तो शनिचर बोलता है गाँव वालों को कि रुको, मैं दिखाता हूँ कि प्रधान किसे कहते हैं। और शनिचर अपने दुकान से निकलता है, अपनी एक गंदी सी शर्ट उधर से निकालता है दुकान में से और उसको झाड़ के मतलब कैसे हम कपड़े डालते हैं, ऐसा करके सारे डस्ट निकालता है, वापस से पहन कर के चलता है। और सबको बोलता चलता है कि चलो भाई आज प्रधान की मीटिंग होनी है और मैं तुम लोगों को बुलाने आया हूँ। और रही बात तो आज तुम लोगों को वहाँ पर मैं पार्टी भी दूँगा। तो पार्टी इन द सेंस कि पता है ना कि उधर शनिचर सिर्फ़ भंग घोटता रहता था और वही लोग को पिलाया करता था। जैसा कि वैद्य जी के बैठक में भी अगर बैठक होती थी, तो उधर वो बैठ कर के बाहर भंग घोटता था, आने-जाने वाले सभी लोगों को भंग पिलाता था। जिसमें कि जैसा होता था कि दूध, फिर काजू, पिस्ता, बादाम सब मिला होता था। इधर बात होती है इधर रंगनाथ जो था वो छत पर बरामदे में लेटा था मतलब जो टेरेस वाले ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहता था जिधर रूपन बाबू रहते थे। वो ये सब कुछ देख करके उसकी नींद खुल गई थी। वो थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और गांव से आती हुई आवाजों को सुन रहा था। और जैसे कि शनिचर ने मीटिंग बुलाई थी तो गांव के जितने भी लड़के थे सब उस गांधी चौराहे के पास खड़े हो गए थे चबूतरे के पास जा करके। रूपन से ना वो रंगनाथ बोलता है ना कि पता है मुझे ना अब यहाँ से नफरत हो रही है, मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बीच में देखा था कि अब रंगनाथ को लगने लगा कि शिवपालगंज में आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो यहाँ आया था अपनी सेहत सुधारने, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ रहते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मेंटालिटी भी बदल जाएगी। रूपन बाबू जो थे ये सुने, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया और वो बोले कि मुझे ना इस सनीचर की मीटिंग वीटिंग में नहीं जाना है। पर घर पर उनके पीने के लिए भांग पहुंचा दी और रूपन बाबू को पीने के लिए जो भांग मतलब कि उस मीटिंग में दी जानी थी वो घर पर ही आ गई। नींद भरी आवाज में बोले कि तो रंगनाथ बाबू मतलब कि दादा आप कहाँ जाओगे? वहाँ भी इसी तरह के हरामी मिलेंगे। मतलब उन्होंने गाली दी कि आप जिस जो बात कर रहे हो ना कि आपको शिवपालगंज में नहीं रहना, आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओगे, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ भी जाओगे इसी तरह के गंदे लोग मिलेंगे। रंगनाथ ने बहुत तेजी से कहा और फिर कहा कि मुझे भी वहां से नफरत हो रही है, ऐसा है। पप्पन बाबू बोले कि नफरत करने वाले तुम होते कौन हो? कोई इनसे बाहर हो क्या? बात तो सही थी रुपन की कि हम जिन सब की बात कर रहे हैं कि मुझे इस ग्रुप में नहीं रहना, इन लोगों के साथ नहीं रहना, तो हम भी तो उसी ग्रुप का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। तो हम दूसरे पर कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? कहते कहते वो बैठ गए और बोले कई दिन से तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो, तुम तो इस तरह बोलते हो जैसे तुम विलायत से आए हो, बाकी सब काला आदमी जमीन पर रखने वाले। मतलब देखो, रंगनाथ बोले कि भाई रूपन, तुम्हें मैं कितने दिनों से देख रहा, तुम ऐसी ही बात कर रहे हो और तुम जिस तरह की बात करते हो तो तुम भी तो यहीं से हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें लगता कि तुम किसी विलायत किसी दूसरे ग्रह से या किसी कंट्री से आए हो कि तुम ऐसी बातें करते हो? अगर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा हूँ तो तुम भी इसी ग्रुप के हिस्से हो। रुकुम बाबू ने रंगनाथ को कहा कि देखो सोना हो तो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो रात भर बैठ के ऐसे ही नफरत पालते रहो लोगों को लेकर। देखो अब 31st पार्ट शो होगा। घर आ वापस आकर बद्री पहलवान देखते हैं वैद्य जी काफी दुखी हैं और उनको मतलब ना था ना कि उनकी मूछें बड़ी अजीब सी हो जाती थी जब वो दुखी होते थे। और उनको देखते ही बोले मैं मुझे कुछ नहीं बताना, जो मन में आवे करो, मतलब तुम्हें जो करना है तुम करो। बद्री पहलवान के एक मित्र को पड़ोस के जिले में ना नाजायज तौर से मतलब इलीगली तौर पर वेपन्स रखने की वजह से उन्हें सजा हो गई। उनके मकान पर एक स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड, राइफल वगैरह मिली थी।
और उस आदमी ने स्टेटमेंट दिया कि ये सब मेरा नहीं है और ये सब उसकी पत्नी का है। लेकिन कोर्ट का दिल सुना जाता, ये सब देखते ही दहल गया। उसने मित्र को जैसे ही मौका मिला 2 साल की कैद सुनाकर जेल भेज दिया। और जैसा होता है कि कानून को विटनेस चाहिए, जिसे सब कुछ मिला था, जिसकी वजह से 2 साल की सजा हो गई। बद्री पहलवान इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्हें पता था कि अगर ये कोर्ट मतलब केस हार गए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जहाँ पैसा बहुत खर्च होगा। और जैसा कि पता है आजकल कोई किसी का नहीं, किसी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। बद्री पहलवान ये बात अपने दोस्त को समझाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, उस मित्र ने कहा मेरे दिन खराब है, एक भगवान और एक तुम लोग का सहारा है। और इसी तरह करके जब बद्री पहलवान अपने घर वापस आए तो उनकी जेब में 2,000 रुपए थे। उन्होंने वैद्य जी को अपने मित्र की प्रॉब्लम बताई और बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की जरूरत पड़ सकती है और उस हालत में मुझे और भी परेशानी होगी। वैद्य जी ने कहा तो मैं क्या करूं, जो मन में आवे तुम कर लो। बद्री ने चौड़ कर देखा, वे साफा नहीं बांधे थे, मतलब सर पे पगड़ी नहीं थी। वे चिंतित हो गए, समझ गए कि वैद्य जी दुखी हैं। इधर बहुत बार पूछने से जैसा पता चला कि 2-4 दिन में कई लोगों ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से वैद्य जी नाराज है। और प्रिंसिपल ने शहर में जाकर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कॉलेज समिति की वार्षिक मतलब एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी। जैसा होता है ना कि एनुअल रिपोर्ट हमेशा दी जाती है कहीं की भी। और इसी तरह उसमें ये दिखाया गया था कि वैद्य जी को सबकी सम्मति से ही मैनेजर के पद पर चुना गया है। लेकिन क्या था, वो इलेक्शन तो नाम का था, सबको पता है। सिर्फ जबरदस्ती मैनेजर बनाया गया था वैद्य जी को। और उन्होंने प्रिंसिपल को नोटिस दिया कि वे स्वयं जांच करेंगे और उसके लिए एक तारीख निश्चित कर दी गई। मतलब जो रिपोर्ट उन्होंने जमा की थी उसके उस रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल को ये बात उन्होंने बताई कि मैं खुद इसकी इंस्पेक्शन करूंगा और इसके लिए एक डेट फिक्स करूंगा। इधर खन्ना मास्टर जो थे वो भी डिप्टी डायरेक्टर को एक रिटर्न कंप्लेन दी थी कि जितना यहाँ टीचर को वेतन मिलता है उससे ज्यादा उनकी सैलरी पर पेपर पर सिग्नेचर कराए जाते हैं। और ऐसा तो 70% कॉलेजों में हुआ ही करता है। ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, पर डिप्टी डायरेक्टर ने वादा किया कि वे इसकी भी जांच करें। ये तो है ही सभी जगह कि पैसा टीचर्स को कुछ देते हैं और लोग सिग्नेचर किसी और नाम पर लेते हैं। देखो, तो जो कोऑपरेटिव का इंस्पेक्टर था यो युधिष्ठिर का बाप बनता था, मतलब काफी सच वाला था। उसने अपनी एक रिपोर्ट ऊपर भेजी और जिसमें बता दिया कि राम स्वरूप सुपरवाइजर, याद है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पार्ट थर्ड और फोर्थ में था कि किसी ने गबन किया है कोऑपरेटिव के गोडाउन वाले में गेहूं का। तो उसमें था कि सुपरवाइजर ने 2,000 रुपए का स्कैम किया था। वह वैजी की जानकारी से हुआ है और उसने वे रुपए वैजी से लेने का सोचा भी था। मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से वैद्य जी ने जो रिपोर्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ भेजी थी उसके लिखित होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अनेक प्रयास करने के बावजूद उसका तबादला नहीं हो पा रहा। मतलब जो इंस्पेक्टर ने उनको कंप्लेन भेजी थी तो वैद्य जी का था ना कि वो काफी सोर्स पैरवी करवा के उसका उस वैसे इंसान का ट्रांसफर ही करा दे जिस तरह दरोगा जी का हुआ था। इन्होंने यहाँ भी किया लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ये भी बोल दिया कि इंस्पेक्टर शराब पीता है इसलिए इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। बद्री पहलवान बोले अच्छा तो बस इतनी सी बात है। बैजी ने कहा तुम बस इसे बस कहते हो, मेरी सेवाओं का यही पुरस्कार है। मैं इतनी सर्विस लोगों को देता हूँ, लोग मेरे खिलाफ ऐसे कंप्लेन करें। बद्री पहलवान उस बात को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं ये झगड़ा तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को 10 जूते मार दिए जाए, ठीक हो जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर नहीं माना
अगर इंस्पेक्शन करने आए तो उनका भी किसी से भरत मिलाप करा देंगे, मतलब उनको भी जूते उते पड़वा देंगे। खन्ना मास्टर के लिए हुक्म दे देंगे, मतलब ऑर्डर दे देंगे, उनकी पार्टी के लोग कल से कॉलेज के अंदर न जाए, सबको बराबर गैर हाजिर मतलब एब्सेंट बता करके 15 दिन बाद बाहर निकाल देंगे। वैद जी ने टोक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकेगा? बद्दी पहलवान ने कहा, प्रिंसिपल करेगा। त्रिपाठी जी को पिछले साल, पर साल का मतलब पिछले साल कैसे निकाला था? उन्हें 1 महीने एब्सेंट बताया था और उसके बाद हो गया। वैद जी के चेहरे पर थोड़ी सी ना, मतलब जैसा होता है ना, उन्हें लगा कि हाँ सच में सब कुछ ठीक हो रहा है। बद्दी पहलवान ने कहा कि यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो, प्रिंसिपल सब ठीक कर लेगा। छोटे ने इधर 2-3 पट्टे तैयार किए हैं, मतलब छोटा पहलवान बद्री पहलवान का शिष्य, उसने कॉलेज के बाहर बोला इन सब की ड्यूटी लगा देंगे, और जैसे ही खरना को कॉलेज के भीतर जाते हुए कोई देखेगा उसे जूते मारेंगे। और रही बात रंगनाथ की, तो रंगनाथ शहर का आदमी है, चाहे कितना भी किचड़ पिचड़ करे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो शहर का आदमी है। और तुम उधर देखो ही नहीं, घबरा कर वापस भाग जाएगा। रहे रूपम तो उनको 2-4 लपड़ हम मार देंगे, सो कब कहोगे मार दूंगा। वह जी चुपचाप बद्री की ये सारी प्लानिंग सुन के चुपचाप बैठे थे। बोले रामदयाल तिवारी, उसकी अपील का क्या होगा? हाई कोर्ट में अपील की है, कोई तिथि निश्चित हुई है क्या? मतलब कोई रामदयाल तिवारी था जिसने भी बाची के अगेंस्ट में कुछ अर्जी दी थी। बद्री पहलवान बोले, अरे ठीक है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, हम उसे भी देख लेंगे। वैद जी बोले कि चलो यहाँ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऊपर की जो पॉलिटिक्स है वो भी गड़बड़ा रही है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो उनको भनक हो गई है यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, और यही टेंशन की बात है। बद्री पहलवान ने कहा कि राजनीति मुझे नहीं पता, ये आप ही जानो। हमने तो एक बात कह दी, इंस्पेक्टर को 10 जूते लगाएंगे। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, वो छुट्टी लेकर बाहर निकल जाए तो जूता लगाने की कोई कसम भी नहीं है, छोड़ देंगे। मतलब अगर वो ट्रांसफर लेके यहाँ से भाग जाए तो जूते मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैद जी अपने सर पर हाथ लेकर के, साफा उन्होंने बांधा नहीं था। उन्होंने फिर पूछा, तो राम दीवाल तिवारी का क्या करोगी ये बताओ। बदे पहलवान ने अपने कुर्ते की जेब से कुछ नोट निकाला, वैद जी को देते हुए बोले, ये 1300 रुपए। सुना है सुलह के कुछ रुपए दारोगा जी भी दे गए हैं, उन्हें मिलाकर 2000 पूरे कर डालो, और कोऑपरेटिव वाले जो डाले तो पहले ही जमा कर दिया जाए। मतलब जैसा कि होता है आज तक इंडिया के बारे में लोगों का क्या है, कि कुछ भी गलत सही होने से अच्छा है कि रुपए दे करके लोगों का मुंह बंद कर दिया। तो बद्री पहलवान ने कहा कि ये लो 1300 रुपए, कुछ और रुपए निकालो और कोऑपरेटिव वाले को पहले ही थमा दो, कि कोई पंगा ही ना हो। वैद जी बोले कि दारोगा जी ने जो दिया था वो थोड़ा तो जोगनाथ को दे दिया गया है, 400-500 बचता है, और वो भी जनता का है। तो कोऑपरेटिव भी जनता की है तो हम वो पैसे दे ही सकते हैं। वैद जी ने बद्री को नोट वापस कर बोले, रखे रहो, आगे देखा जाएगा। और बद्री पहलवान जाने को हुए तो पीछे मुड़ करके बोलते हैं कि बापू जरा गया दिन से भी बात कर लो। बद्री पहलवान पहली बार बापू बोले काफी दिनों बाद, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने बापू को बापू भी नहीं बोल रहे। देखो जैसा कि होता है, अभी तक राजनीति के लिए लोग, जैसे हम जब भी ये न्यूज देखते हैं तो देखते हैं ना कि इस पार्टी वाला, मतलब आज इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा।
परसों किसी और पार्टी में, जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा होता है उसके साथ भी कभी भी पैचअप कर लेता है वो लोग। तो सारा खेल राजनीति का है। तो वैद जी भी सभी जगहों पर जो भी सरकारी अफसर थे उनके बंगले पर भी चक्कर काटने लगे, उन्हें भी देखने लगे। मतलब कुल मिलाकर के सीन ये था कि उन्हें था कि किसी भी तरीके से मेरी कुर्सी बची रहे और मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन इतने सारे बंगलों के आगे पीछे, अफसरों के आगे पीछे भागने के बाद भी उनके खिलाफ सिर्फ विरुद्ध में ही बातें आ रही थी और लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तभी वैद जी ने डिसाइड किया कि अब मैं त्याग पत्र दे दूंगा, मतलब रेजिग्नेशन दे दूंगा। लेकिन उन्हें मतलब ऐसे कंसोल किया गया कि चलिए आप रेजिग्नेशन दीजिए, लेकिन जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप फिर से आ जाइएगा। योग्य आदमियों की कमी थोड़ी ना है, और योग्य आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रहती, वो एक ओर से छूटता है तो दूसरी ओर से पकड़ा जाता है। मतलब लोग यही सोचते हैं कि जो काफी योग्य है, एलिजिबल है, उन्हें एक तरफ से छोड़ेगा भी तो दूसरी तरफ से मिल जाएगा। आज मित्रता की यात्रा में वैद जी अ, मतलब ना, वैद जी अब सबसे अपना लास्ट वाला जस्ट लाइक अ ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में थे। जैसे ही वो बंगले से बाहर, मतलब सरकारी अफसरों के सामने से उनके बंगले के बाहर से निकलने लगे, तभी उन्होंने, जैसा देखते हो मूवी और सीरियल्स वगैरह में कि तुरंत से पॉलिटिशियन एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है और उसमें कुछ ऐसा अनाउंस करेगा जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। इधर ये भी हुआ। जैसे ही वो बाहर निकले, वो बोलते हैं कि आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अंतरजातीय लड़की से करने का सोच रहा हूँ। मतलब बद्री पहलवान का अभी बात पक्की नहीं है, पर आशा है कि निमंत्रण सबको दूंगा। अब ये सुनने के बाद लोगों के बीच में बात होनी शुरू हो गई। कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग, मतलब कि गांव में तो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज। और कोऑपरेटिव यूनियन का वार्षिक, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन जो था वो काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मिठाई इस साल शहर से मंगाई गई थी। यूनियन की बिल्डिंग में बहुत सारी डेकोरेशन की गई थी, फूल मालाओं मालाएं भी लगाई गई थी। जिस हाकिम ने कुछ दिन पहले कोऑपरेटिव फार्म का उद्घाटन किया, उसी को इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। पब्लिक में भाषण देने, माला पहनने, ये सब कुछ हो गया। यूनियन की सालाना रिपोर्ट बिना पढ़े हुए मान ली गई। कारोबार में फायदा हुआ था, मेंबरों को उसका उसका हिस्सा मिलना था, वो उन्हें बिना दिए ही मिल गया। बहुत कुछ तो बिना हुए ही हो गया था। अंत में जिस चीज का होना जरूरी था वो होने लगी, भाषण शुरू हो गए। और भाषण का तो जैसा पता है कि भाषण की असली असलियत, मतलब असली चीज कुछ और होती है, लोग देते कुछ और है। शहर से आए हुए हाकिम ने कहा, वैद जी कोऑपरेटिव की प्रतिमा है। तो लोग बजाय प्रतिमा का अर्थ पूछने के आपस में यह करने लगे कि बद्री पहलवान गया दिन की बिटिया से फंस गया। मतलब जैसे ही वैद जी ने घोषणा की थी कि हम अंतर जातीय विवाह करेंगे, तो गांव में लोगों के बीच बात शुरू हो जाती है कि जरूर गया दिन की बेटी के चक्कर में ये बद्री पहलवान आ गए हैं और इसीलिए वैद जी ये सारी बातें कर रहे हैं। अब उधर जब भाषणबाजी चल रही है तो रामाधीन भीखम खेरवी का एक आदमी था। वो काफी जोश में आ गया और वो स्टेज पर चढ़ के बोलता है, मैं भी भाषण दूंगा। जोर से बोलने का नतीजा वही होता है कि अगेंस्ट वाले, मतलब बोलने लगते हैं आपके अपोजिशन पार्टी। शहर से आए हुए हाकिम ने कहा, दो, जरूर दो, मना कौन करता है, भाषण दो। और उसने कहा, और उसने बताना शुरू किया कि आपको पता है, राम स्वरूप नाम का एक सुपरवाइजर था जिसने गबन किया है। और वह जी क्या क्या नाम है उसका, कोई बुरा ना माने, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, सारी दुनिया कहती है कि वह जी और राम स्वरूप का काफी अच्छा मतलब बॉन्डिंग चलती है।
अब उस आदमी को लोग हाँ कर करके उसे बंद करा दिया। तभी वैद जी सामने से खड़े हो जाते हैं और भाषण उन्हें देखते ही अपनी जगह थोड़ा उछला-कूदला फिर दुम हिलाकर ज़मीन सूंघने लगे। वैद जी खड़े हो गए, थोड़ी देर मुस्कुराते रहे और उन्होंने इतने अच्छे से भाषण दिया और ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि उनका और उस स्कैम का कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, वैद जी ने कहा कि देखिए भाई, मैं तो सच्चाई बताना चाहता हूँ। उसने गबन किया, मेरे रहते हुए किया, ये बहुत गलत बात थी। लेकिन मैं उसमें था, ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि मैं उनमें उसके साथ नहीं था। वैद जी अपने फैसले को सही बता रहे थे। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया, इसीलिए मैं सलाह दे रहा था, वैद जी का कहना था। और अगले वर्ष के चुनाव के लिए वैद जी आगे के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहते। वैद जी ने कहा कि मैं सदस्य भी नहीं रहना चाहता। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मेरी उम्र हो गई है, अब यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए और उन्हीं को ये सारे काम चलाने चाहिए। शहर के अफ़सर ने कहा, मेरा ख़्याल है आप इतना हाथ ना खींचे, यह यूनियन बैठ जाएगी। आप नवयुवकों की बात करते हैं, इस ज़माने में वे है गाँव। लेकिन बैजी नहीं माने और वो बोलते रहे, नहीं, नहीं, अब तो नवयुवक को सामने आना चाहिए। लोग बैजी जो थे, वहाँ पर भाषण देते हुए गाँव वालों को बोलते हैं, अरे भाइयों आप लोग नाम बताओ, किसे इस काम के लायक रखा जाए। तभी छोटा पहलवान अपनी लुंगी के साथ खड़ा हो गया। बोले, चुनाव-फुनाव में क्या रखा है साहब? बेट के बराबर तो ये यूनियन है, उसमें भी तुम चुनाव लड़वाने जा रहे हो। और छोटे पहलवान ने उसने कहा कि पहलवान जी आप गलत समझे। छोटे पहलवान ने कहा, हम तो गलत समझेंगे, तुम पतलून पहनते हो साहब, सही बात तो तुम ही समझोगे। हाकिम ने कहा, जरा समझ तो लीजिए पहलवान जी, मैं तो चुनाव के खिलाफ बोल रहा था। यहाँ चुनाव लड़ने का ट्रेडिशन है, यहाँ हर फैसला एक राय से होता है। छोटे पहलवान ने अपनी छाती फुला ली, बोला तुम फिर वही चुनाव-उनाव लगाए हुए हो। हमने जो कह दिया चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा। वैद्य जी नहीं रहना चाहते न रहे। जहाँ मुर्गा ना होगा तो क्या वहाँ भोर ना होगा? मतलब जहाँ मुर्गा नहीं होगा तो वहाँ क्या सुबह नहीं होगी? इसलिए इनको हटाओ। शाम के 4 बज रहे होंगे, हवा धूल उड़ाते हुए जोर से बह रही थी। छोटे पहलवान अपनी जगह सही लिए बाकी लोग भी इधर-उधर होने लगे। बाकी जो लोग थे छोटे पहलवान को जोश बढ़ा रहे थे। छोटे ने जो अब किसी काल्पनिक पलटन को लड़ाई के मैदान को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, आखिर में कहा वैद्य जी हट गए, कोई फिक्र नहीं। उनकी जगह सटाक से दूसरा आदमी बैठ जाता है, कैसा चुनाव है? तभी शोरगुल के बीच बड़े जोर का नारा लगा, भारत माता की जय। फिर वही पुराना कम, बोले महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वैद महाराज की, बद्री पहलवान की, सबकी। इदरीस साहब की, मतलब कि जो शहर से अफसर आया हुआ। आंखें चकाचौंध होगी जब उन्हें होश आया तो देखते हैं वैद्य जी कहीं चले गए। उनके विरोधी रामचंद्र को कोई फाटक के बाहर हाथ पकड़कर खींच लिए जा रहा है। बद्री पहलवान माला पहने हुए उनकी बगल में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की आभा फैली हुई है। मतलब अब मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बद्री पहलवान बैठे। ये था 31।